Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying law of evidence and next question is what is character? What is the law relating to the relevancy of character? Uh, is previous bad character of accused relevant? ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। तो देखिए एविडेंस लॉ में करेक्टर की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। करेक्टर भी सम टाइम एक रेलिवेंट फैक्ट का काम करता है, एक एविडेंस का काम कर सकता है। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ करेक्टर और करेक्टर की लॉ ऑफ एविडेंस में क्या रेलिवेंसी है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए करेक्टर इज़ अ पर्सनल क्वालिटी, ये हर एक इंसान में अपनी पर्सनल क्वालिटी होती है। इट इज़ रिलेटेड टू द प्रेस्टीज ऑफ अ नेचर, और ये एक सम्मान की बात भी होती है, प्रेस्टीज का इशू होता है। प्रेस्टीज इज दैट विच प्रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड बाय वन पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ अदर। प्रेस्टीज सम्मान जो होता है एक ऐसी चीज़ है जो कि दूसरा पर्सन उसके बारे में रखता है। वेयर द नेचर इज वेस्टेड विद द पर्सनल बिलीफ, और जो नेचर होती है वो उसके पर्सनल बिलीफ पे डिपेंड करती है। एवरीवन वांट टू मेंटेन हिज प्रेस्टीज एंड नेचर, हर कोई जो है अपने प्रेस्टीज और अपनी नेचर को जो है मेंटेन करना चाहता है। इट इज़ द रीज़न दैट द सर्टन रूल्स हैड बीन डिटर्मिन्ड इन द एविडेंस रिगार्डिंग द करेक्टर। इसीलिए जो है एक पर्सन का जो करेक्टर होता है, उसकी प्रेस्टीज जो होती है, उसकी नेचर को जो होती है, उसको भी एविडेंस लॉ में जगह दी गई है। सेक्शन 52 to 55 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोवाइड द रेलिवेंसी ऑफ द एविडेंस रिलेटेड टू द करेक्टर। सेक्शन 52 से 55 तक जो इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखे गए हैं, उनका पर्पस क्या है कि किस तरीके से करेक्टर भी जो है एक रेलिवेंट एविडेंस हो सकता है, उसकी किसी एविडेंस के साथ रेलिवेंसी हो सकती है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है, जो इन सेक्शन में बताया गया है। इन सिविल मैटर करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इज इरेलीवेंट। तो पहली बात क्लियर यहाँ पे कर दी गई है कि सिविल मैटर में करेक्टर का कुछ भी लेना देना वहाँ पे नहीं होता। उसका प्रीवियस कंडक्ट कैसा था, प्रीवियस करेक्टर कैसा था, अब उसका करेक्टर कैसा है प्रेजेंट में, एक कोई भी चीज़ का मतलब नहीं बनता। हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड फिगर ही किसी केस को डिसाइड किया जाता है। उसके पिछले करेक्टर को देख के कोई भी कोर्ट अपना वहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं करती है, किसी चीज़ का अनुमान नहीं लगाती है। तो ये पहली बात आपको क्लियर करनी है यहाँ पे। सेक्शन 52, in civil cases the fact that the character of any person concerned is as to render the probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant except in so far as such character appears from facts otherwise relevant। तो यहाँ पे देखिए साफ बोला हुआ है, मीनिंग बाय इट दैट इन सिविल केसेस में एविडेंस गिवन फॉर द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज इरेलीवेंट फॉर प्रूविंग देयर कंडक्ट। तो किसी भी पार्टीज के करेक्टर को आप वहाँ पे जो है से रिलेटेड कोई भी एविडेंस वहाँ पे नहीं दे सकते, उसके कंडक्ट से रिलेटेड कोई एविडेंस वहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि सिविल मैटर में जो कंडक्ट होता है, जो आपका जो करेक्टर होता है, वो इरेलीवेंट होता है। इट इज़ वेल इस्टेब्लिश रूल ऑफ द evidence law that a party cannot give evidence of his good character for the purpose of showing that it is improbable that he should be guilty of the some conduct imputed to him। तो यहाँ पे यही बोला गया है, ये वेल इस्टेब्लिश रूल ऑफ एविडेंस है कि किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी जो है यहाँ पे अपने गुड करेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकती है, ये बताने के लिए कि जो आरोप मुझ पे लगे हैं वो मैंने नहीं किए और मेरा करेक्टर जो है हमेशा वहाँ पे ठीक रहा है। तो सिविल मैटर में किसी तरीके का आप अपने कंडक्ट से रिलेटेड कोई भी गुड करेक्टर नहीं दे सकते, और ना ही कोर्ट इस पे कोई रिलाय करती है, ना ही इसको किसी तरीके की इंपॉर्टेंस या एविडेंस में इसकी कोई रेलिवेंसी होती है। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय एन एग्जाम्पल। ए इज एलिज ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। ए पे आरोप लगा है कि उसने जो है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की है। ए कैन नॉट गिव एविडेंस ऑफ दैट फैक्ट दैट ही इज हिज करेक्टर एंड कंडक्ट हैज़ बीन सच दैट ही कुड नॉट हैव बीन गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंट। ए को ये जहाँ पे ये नहीं बोला जा सकता कि आप यहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस दें जिससे आपको पता चलता हो कि आपका बिहेव और कंडक्ट जो था वो हमेशा से गुड रहा है और आप इस ऑफेंस, इस नेग्लिजेंस के लिए कभी गिल्टी नहीं हो सकते। तो इस तरीके से उसके कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी एविडेंस उससे नहीं मांगा जा सकता। द रीजन इज क्लियर। क्लियर क्या है? the court has to try the case on the basis of its fact for the purpose of determining the whether defendant should be liable or not। तो
रीजन आपके पास क्लियर है। कोर्ट जो है किसी केस को ट्राई करती है ऑन द बेसिस फैक्ट, और उसी के बेसिस पे पता लगाती है कि डिफेंडेड जो है वो एक्चुअल में लाइबल है उस नेग्लिजेंस के लिए नहीं। कोर्ट हैज नॉट टू ट्राई द करेक्टर ऑफ द पार्टीज एंड एविडेंस ऑफ द करेक्टर विल नॉट ओनली प्रोलॉन्ग द प्रोसीडिंग बट विल ऑल्सो अननेसेसरली प्रिजुडाइज द माइंड ऑफ द जज वन वे और अदर वे। तो कोर्ट जो है किसी भी पर्सन का करेक्टर जो है, पार्टी का करेक्टर जो है उसको ट्राई नहीं करती है, ना ही करेक्टर के बेसिस पे कोई एविडेंस लेती है। अगर कोर्ट ऐसा करेगी तो एक तो अननेसेसरी प्रिजुडाइज वहां पे होगा, दूसरा जज का जो माइंड है वो भी क्या होगा, डिल्यूट वहां पे होगा। सो ओनली ऑन सिविल केसेस में जो है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट जो है कोई केस डिसाइड किया जाता है। पार्टीज का प्रीवियस कंडक्ट क्या था, पार्टीज का आज का कंडक्ट क्या है, उससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस या कोई भी फैक्ट कोई भी पार्टी जमा नहीं करा सकती कि ये मेरा अच्छा करेक्टर था पहले और इसके बेसिस पे मुझे मेरा करेक्टर अच्छा है और मैं इस तरीके का कोई भी जो है काम, गलत काम नहीं कर सकता। इस तरीके का कोई भी करेक्टर आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ना ही उसको कोई इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ना ही एविडेंस में इसकी कोई रेलिवेंसी होगी। थॉमसन वर्सेस चर्च का केस है। इट वाज सेड बाय द इट इज दैट द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू ट्राई द मैटर नॉट द पर्सन। इस केस में साफ बोला कि ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो मैटर को ट्राई करे, ना कि पर्सन को ट्राई करे। मैटर क्या है उसको ट्राई करना है, पर्सन कौन है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने गलत किया तो उसको सजा दो। अ पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर मेक कमीशन ऑफ द क्राइम फॉर अ वेरी गुड रीजन। साफ बोला है कि एक बैड कैरेक्टर का भी जो इंसान होगा वो किसी गुड रीजन के लिए क्राइम कर सकता है। तो पर्सन को आपने ट्राई नहीं करना है, उसके जो मैटर है उसको ट्राई करना है कि उसने क्या किया है वहां पे। अटॉर्नी जनरल वर्सेस भुवन का केस है। इन दिस केस ऑल्सो सिंपल सेम प्रिंसिपल वॉज प्रोपाउंडेड दैट द एलिज कंडक्ट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय द एविडेंस ऑफ करेक्टर। जो उस पर जो आरोप लगे हैं और उसका जो कंडक्ट है उसको आप करेक्टर से प्रूव नहीं कर सकते कि इसका जो उस पर आरोप लगे हैं ये नहीं लगने चाहिए क्योंकि इसका जो पिछला बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है। तो करेक्टर से रिलेटेड कोई भी एविडेंस आप या कोई भी फैक्ट आप वहाँ पे नहीं बताएंगे, कोर्ट इसको कभी भी कंसिडर नहीं करेगा। अब करेक्टर अफेक्टिंग द डैमेज, अब ये क्या है, एक्सेप्शन है सेक्शन 52 का। 52 में आपने यही पढ़ा कि करेक्टर का उस पार्टी के एलिज कंडक्ट्स के कोई भी लेना देना नहीं है। कोर्ट कभी भी रिलाई नहीं करते सिविल मैटर में कि उस पार्टी का कंडक्ट क्या है। कोर्ट जो है फैक्ट को ट्राई करती है, ना कि पर्सन को ट्राई करती है। लेकिन यहाँ पे एक इसका एक्सेप्शन दिया गया है सेक्शन 55 में भी, उस कंडीशन में उस पार्टी का कंडक्ट जो है मायने रखता है। वो कब है, सेक्शन सिविल मैटर में। इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द करेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेज विच ही आउट टू रिसीव इज इरेलीवेंट। अगर यहाँ पे ये बोला गया है कि उस पर्सन के करेक्टर से जो उसको कॉम्पनसेशन मिल रहा है, सिविल मैटर में कॉम्पनसेशन होता है, क्षतिपूर्ति होती है, अगर वो इफेक्ट होता है उस पर्सन के करेक्टर से, उस केस में जो उस पर्सन को जो है जो क्षतिपूर्ति मिलनी है, जो कॉम्पोजिशन मिलना है, अगर वो अफेक्ट होता है तो प्रीवियस कंडक्ट एक करेक्टर को जो है वहाँ पे दिखाया जा सकता है, कोर्ट में इसका फैक्ट बताया जा सकता है कि उसका प्रीवियस या उसका करेक्टर कैसा रहा है। Meaning it by that the evidence of the conduct of a person is relevant to determine the amount of the compensation civil cases। सिविल केसेस में किसी पर्सन के कंडक्ट को डिटरमिन करने किया जा सकता है तब जब वहाँ पे कॉम्पनसेशन से रिलेटेड मामला हो। मतलब ये है कि अगर उसने एक कोई भी ऐसा गलत काम किया है, कोई नुकसान दूसरी पार्टी को पहुंचाया है और इस नुकसान के अंदर जो अब कॉम्पनसेशन दूसरी पार्टी को मिलना है अगर वो कम और ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में उसके करेक्टर को प्रूव किया जा सकता है कि इसका करेक्टर जो है वो ख़राब था, तो कॉम्पनसेशन जो है घट या बढ़ सकता है। तो इस तरीके से अगर डैमेज इफेक्ट हो रहा हो तो करेक्टर जो है करेक्टर का जो है उसको वहाँ पे प्रूव किया जा सकता है। इन द सिविल केसेस जनरली गुड करेक्टर ऑफ द प्लेंटिफ इज प्रिज्यूम्ड। सिविल केसेस में हमेशा पार्टी का करेक्टर गुड ही होता है, उसमें कभी भी करेक्टर का आप एविडेंस दे ही नहीं सकते, ये आपने पहले पढ़ा। हैंस गुड करेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव द इंक्रीज द डैमेज। और गुड करेक्टर जो है ये देख के आप इसे नहीं प्रूव कर सकते कि डैमेज को बढ़ा सकते हैं कि आपका करेक्टर अच्छा है तो आपके अगेंस्ट जो नेग्लिजेंस हुई है उसके लिए आप ज़्यादा जो है वहाँ पे डैमेज ले सकें। बट इफ़ द डिफेंडेड प्रेजेंट एविडेंस ऑफ द बैड करेक्टर टू रिड्यूस द डैमेज, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर जो डिफेंडेड वहाँ पे है
वो प्लेंटिफ का बैड करेक्टर बताने की कोशिश करता है ताकि उसका डैमेज जो है उसको कम देना पड़े, अपने डैमेज को उसको रिड्यूस करने के लिए। अगर वो प्लेंटिफ का बैड करेक्टर वहाँ पे बताता है तो फिर प्लेंटिफ को भी राइट है कि वो अपने करेक्टर में अपने करेक्टर को गुड बताने के लिए उसके फेवर में एविडेंस दे सकता है, उसको रिवर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि डैमेज जो है वो क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। अगर डिफेंडेड जो है जिसने नुकसान वहां पे पहुंचाया है किसी को, वो कौन है, डिफेंडेड। अब उसको वहां पे हर्जाना देना पड़ेगा प्लेंटिफ को। तो वो प्लेंटिफ का बैड करेक्टर वहां पे बताता है कि इसने खुद भी गलत किया है, इसका भी बैड करेक्टर है, ताकि डिफेंडेड का जो है वहां पे अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन कम हो सके। अगर वो ऐसा करता है तो फिर प्लेंटिफ को भी राइट है कि वो भी कोर्ट में जो है अपना गुड करेक्टर का एविडेंस दे सकता है ताकि उसका अमाउंट ऑफ डैमेज जो है वो बढ़ सके। ये यहाँ पे बताया गया है। इलिस्ट्रेशन भी है यहाँ पे, देखिए। In a matter of breach of marriage, it was claimed that the such breach has caused damage to his character and his feeling were hurt. तो एक ब्रीचमेंट ऑफ मैरिज का मामला है जिसमें ये क्लेम किया गया है कि शादी की वजह से उसको डैमेज भी हुआ है, उसके करेक्टर को भी नुकसान पहुंचा है, उसकी फीलिंग भी हर्ट हुई है। अगर डिफेंडेड वहाँ पे ये बोल रहा है कि उसकी वजह से उसको ये हुआ है, तो उस सिचुएशन में फिर दूसरी पार्टी भी जो है वो भी एविडेंस दे सकती है कि उसको कोई ऐसा हर्ट वहाँ पे नहीं हुआ है, किसी तरीके का डैमेज उसको नहीं हुआ है। तो उसके फेवर अगर एक पार्टी ऐसा करती है तो फिर दूसरी पार्टी भी अपने करेक्टर को वहाँ पे प्रूव कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि आपका जो करेक्टर है वो अगर डैमेज वहाँ पे आपका इफेक्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में आप अपने करेक्टर को प्रूफ करने के लिए कि आपका गुड करेक्टर है, आप एविडेंस यहाँ पे दे सकते हैं। यही जो है सेक्शन 55 में बताया गया है। तो इन होल आपने सिविल मैटर में ये पढ़ा कि सिविल मैटर में जो आपका करेक्टर है और जो आपका कंडक्ट है उससे रिलेटेड कोई भी आपको जो है एविडेंस देने की जरूरत नहीं होती है, ना ही कोर्ट इस पर रिलाई करती है। लेकिन अगर आपका डैमेज इफेक्ट हो रहा हो उस की वजह से आप फिर अपने करेक्टर का एविडेंस वहां पे दे सकते हो। ये आपने पढ़ा। इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड करेक्टर रेलिवेंट। अब आपने देखा कि सिविल मैटर में आपका करेक्टर, आपका प्रीवियस करेक्टर और आपका आज का करेक्टर क्या है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्रिमिनल केसेस में आपका प्रीवियस गुड करेक्टर जो है वो रेलिवेंट है। अगर आपने कोई क्राइम कर दिया लेकिन इससे पहले कभी भी आपने अपनी लाइफ में क्राइम नहीं किया था, तो इस चीज का कोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है, कोर्ट इस चीज को फॉलो करती है और वहां पे जो है आपको अपने प्रीवियस कंडक्ट का फायदा भी हो सकता है। अगर आपका जुर्म इतना बड़ा नहीं है तो आपको फर्स्ट टाइम के लिए माफ भी कर दिया जाए। तो क्रिमिनल मैटर में प्रीवियस गुड कंडक्ट जो होता है वो रेलिवेंट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। द करेक्टर इज नॉट रेलिवेंट इन द सिविल मैटर, आपने पढ़ लिया एज पर सेक्शन 52, लेकिन सेक्शन 53 ये बताता है कि प्रीवियस गुड करेक्टर इज रेलिवेंट इन द क्रिमिनल मैटर्स। सेक्शन 53 सेज इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट अक्यूज्ड पर्सन इज ऑफ अ गुड character is irrelevant. In criminal matters, the character of the person shows his conduct and may play an important role in proving innocence or guilt of the accused. तो उसका जो प्रीवियस कंडक्ट है क्रिमिनल मैटर में, जो उसका प्रीवियस कंडक्ट है उसके बेसिस पे उसको इनोसेंस या गिल्टी जो है बनाया जा सकता है। अगर उसका प्रीवियस कंडक्ट बैड है तो फिर वो क्राइम करता है तो ये प्रिज्यूम है कि अब एक पार्टी बोलती है कि इसने पहले भी ऐसा किया हुआ है तो वो उसका बैड करेक्टर है। अब कोर्ट इस चीज़ को रिलाई करेगी कि इससे पहले भी ऐसा किया है तो अब भी ऐसा कर सकता है, तो उसको गिल्टी प्रूव किया जा सकता है इस बेस पे, और इस बेस पे उसको इनोसेंस भी क्लियर किया जा सकता है अगर उसका पहला वाला जो करेक्टर है क्राइम करने से पहले का करेक्टर जो था वो एक बहुत अच्छा था, एक बहुत अच्छा इंसान था। तो इन चीज़ों का प्रभाव जो है पड़ता है। इलस्ट्रेशन में आपके पास इन अ मैटर ऑफ ब्राइबरी व्हेन द अक्यूज प्लीड्स फॉर हिज गुड करेक्टर एंड प्रेजेंट्स एविडेंस ऑफ गुड करेक्टर। ब्राइबरी के केसेस में एक एक्यूज जो है अपने गुड करेक्टर को बताता है कि कभी उसने पहले ऐसा नहीं किया और वो एविडेंस भी देता है अपने गुड करेक्टर का, देन कोर्ट शैल बाउंड टू कंसिडर, कोर्ट बाउंड है उस फैक्ट को जो है कंसिडर करने के लिए, क्योंकि क्रिमिनल मैटर में जो है प्रीवियस गुड कंडक्ट जो है वो रेलिवेंट होता है। इसके अलावा आपके पास चीफ जस्टिस कॉकबर्न का केस भी है। सेज दैट द फैक्ट a man has a unblemished reputation lead to the presumption that he is incapable of committing the crime। अगर एक पर्सन का करेक्टर जो है अनब्लेमिस्ड है, कभी भी वो दाग नहीं हुआ, उस पर कभी भी दाग नहीं लगा उसकी रेपुटेशन पे, एक
प्रिजम्पशन है कि वो किसी क्राइम को नहीं कर सकता है, तो एक गुड करेक्टर आपके लिए रेलिवेंट हो सकता है। द प्रिंसिपल ओवर विच द सेक्शन डिपेंड इज व्हेन द करेक्टर ऑफ एनी पर्सन has been good for a long time, then there is a presumption that the character would have also been good at a particular instance। तो यहाँ पे यही बोला गया है, सिद्धांत यही है इस पूरे सेक्शन का कि अगर आपका बिहेवियर, आपका करेक्टर जो है वो बड़े लंबे समय से तो बहुत अच्छा रहा है, तो ये प्रिजम्पशन है कि ये वाला क्राइम भी वो नहीं कर सकता है। पर्टिकुलर केस में भी उसका जो करेक्टर है ऐसा ही रहा होगा, वो जो है अच्छा ही रहा होगा। प्रीवियस बैड करेक्टर रेलिवेंट इन रिप्लाई। अब यहाँ पे जो प्रीवियस बैड कंडक्ट आपका जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, रेलिवेंट होता है जब आप रिप्लाई कर रहे होते हैं। सेक्शन 54 सेज इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड करेक्टर इज इररेलेवेंट। तो क्रिमिनल केसेस में अक्यूज पर्सन का जो बैड करेक्टर रहा है वो इररेलेवेंट होता है अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज अ गुड करेक्टर। तो देखिए गुड करेक्टर, प्रीवियस गुड करेक्टर जो है वो तो जो है रेलिवेंट है, लेकिन उसका प्रीवियस बैड करेक्टर जो है वो इररेलेवेंट है अनलेस उसको वहाँ पे जो है अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज अ गुड करेक्टर। अगर वहाँ पे एविडेंस नहीं दिया था गुड करेक्टर का तो फिर वो रेलिवेंट जो है हो जाता है, इन विच केस इज बिकम रेलिवेंट। The section 54 provides that evidence of bad character is not relevant generally in the criminal matters। तो गुड करेक्टर वो तो रेलिवेंट है, आपका प्रीवियस गुड करेक्टर वो रेलिवेंट है क्रिमिनल केसेस में, लेकिन आपका बैड करेक्टर जो है वो रेलिवेंट नहीं है क्रिमिनल केसेस में, ये बोला गया है। इन जनरल मैटर्स एनी अक्यूज कैन नॉट बी कन्विक्ट मेरली ऑन द ग्राउंड दैट हिज प्रीवियस करेक्टर वाज नॉट गुड। इसी बात पे किसी को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता कि उसका पहले वाला कंडक्ट अच्छा नहीं रहा है अनटिल द चार्ज अगेंस्ट एनी पर्सन इज प्रूव, जब तक कि उस पर वो सारे चार्ज प्रूव नहीं हो जाते हैं। ही शैल बी कंसिडर्ड एन इनोसेंट इवन इफ हिज करेक्टर हैज बीन बैड। उसको इनोसेंट ही माना जाएगा चाहे उसका करेक्टर कैसा भी रहा हो। तो यहाँ पे अब आपके सामने दो चीजें क्लियर हो रही है। क्रिमिनल मैटर में आपका जो प्रीवियस गुड करेक्टर है वो रेलिवेंट है, उसके बेसिस पे आपको छोड़ा भी जा सकता है, आपकी सजा को कम भी किया जा सकता है। लेकिन क्रिमिनल मैटर में जो आपका प्रीवियस बैड कंडक्ट है ना, बैड करेक्टर है, वो रेलिवेंट नहीं होता। कोर्ट जो है उसके बेसिस पे किसी को सजा नहीं दे सकती है, क्योंकि उसके जब तक कि उस पर वो सारे चार्ज उस केस में प्रूव नहीं हो जाते। ये जो है क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है पहले उसने कोई क्राइम किया हो लेकिन आज उसने कोई क्राइम नहीं किया, तो फिर पिछले गुनाह के बेसिस पे क्या उसको आज सजा दी जा सकती है। तो बैड करेक्टर जो उसका प्रीवियस बैड करेक्टर है वो क्रिमिनल केसेस में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे भी यही चीज लिखी है, स्टीफन इज ऑल्सो ऑन द सेम व्यू दैट अ बैड करेक्टर ऑफ पर्सन इज अ वीक ग्राउंड टू प्रूव दैट दिस ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय हिम। अगर आप बैड करेक्टर के बेसिस पे किसी को कन्विक्ट करना चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वीक जो है ग्राउंड होता है। पर्सन कैन ओनली बी कन्विक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट एविडेंस। एक पर्सन को जब आप कन्विक्ट करते हैं, उसको जो है सजा देते हैं, अपराधी घोषित करते हैं, तो जो उसके अगेंस्ट जो एविडेंस है उनके बेसिस पे करते हैं, ना कि प्रीवियस करेक्टर के बेसिस पे करते हैं। स्वामी श्रद्धानंदा अलियास वसी मुरली मनोहर मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक केसेस में भी यही बोला गया, इट हैज बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द बैड करेक्टर ऑफ एक्यूज इज नॉट अ डिटर्मिनेटिव कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग द सेंटेंस। अब 53A क्या बोलता है, एविडेंस ऑफ करेक्टर ऑफ प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलिवेंट इन द सर्टन केसेस। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है, देखिए जितने भी जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं 354 है, 354A है, आउटराइट मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन से रिलेटेड ये सारे हैं। उसके अलावा आपके पास रेप है, सेक्सुअल हरासमेंट है, जितने भी ये जो है इंडियन आईपीसी में जो ऑफेंस किए जाते हैं जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, इनमें जो है उसका उस लेडीज का प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस क्या रहा है ये मैटर नहीं करता है। हो सकता है पिछले कुछ मैटर्स में उसकी उस सेक्सुअल ऑफेंस के लिए उस सेक्सुअल सेक्सुअल रिलेशन जो बने हैं उनके लिए उसकी कंसेंट हो सकती है, लेकिन इस वाले केस में हो सकता है उसकी सेक्सुअल कंसेंट ना हो। तो हर बार जो है उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा है ये रेलिवेंट नहीं होता है, ये सारी जो है कंसेंट की बात वहाँ पे होती है।
इसके अलावा एक्सेप्शन भी है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन बताए गए हैं। इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द पर्सन अक्यूज हैज़ अ बैड करेक्टर इज रेलिवेंट हैज़ अ फॉलोइंग एक्सेप्शन। तो जनरली आपने यही पढ़ा कि क्रिमिनल केसेस में जो बैड आपका जो करेक्टर होता है वो कभी भी रेलिवेंट नहीं होता, उसके बेसिस पे कभी भी सज़ा नहीं दी जाती। लेकिन कानून में इसके भी एक्सेप्शंस वहाँ पे है, अपवाद हैं। पहला क्या है, व्हेन द अक्यूज हिमसेल्फ प्रेजेंट द एविडेंस दैट ही हैज़ अ गुड करेक्टर। तो जब उसके अगेंस्ट एक बैड करेक्टर की बात की जा रही है तो वो अपने अगेंस्ट जब गुड करेक्टर के लिए एविडेंस देता है तो फिर उसका बैड करेक्टर वहाँ पे रेलिवेंट हो जाता है, कोर्ट उसको कंसिडर करेगी, क्योंकि खुद आप अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को बेटर साबित करने के लिए गुड करेक्टर के लिए वहाँ पे जो है एविडेंस दे रहे हैं, तो फिर प्रोसिक्यूशन भी जो है आपके बैड करेक्टर को वहाँ पे बता सकता है। दूसरा, when the bad character of the accused is itself the fact in issue, जब उस केस का जो मेन इशू है वो बैड करेक्टर ही है तो उस कंडीशन में फिर बैड करेक्टर तो रेलिवेंट होगा ही, क्योंकि इसी को तो प्रूव करना है कि उस पर्सन का बैड करेक्टर है या नहीं। तीसरा, when the accused has been previously convicted then evidence of previous conviction is relevant। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी मैटर में प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुके हैं पहले, तो एविडेंस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट। तो जब आप फिर किसी केस में फंसे हैं, फिर आपको सजा होने वाली है, तो जो आपकी प्रीवियसली जो कन्विक्शन हुई है, जहाँ पे आपको सजा हुई है, उसको वहाँ पे बताया जा सकता है कि ये पहले भी इस मामले में जो है कन्विक्ट रह चुका है, प्रीवियस कन्विक्शन उसकी हुई है। तो इन चीज़ों का उसकी सजा पे प्रभाव पड़ता है और उसको वो बैड करेक्टर को दिखाता है। तो बैड करेक्टर भी कई बार रेलिवेंट हो जाता है। अभी तक आपने यही पढ़ा था कि बैड करेक्टर कभी भी रेलिवेंट नहीं होता है, लेकिन इन सिचुएशन में बैड करेक्टर भी रेलिवेंट हो जाता है। थैंक यू सो मच।